नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक धंधा ट्रेड्स में। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ, और इस शो में हमारे साथ राजेश सतपुते और सचिदानंद उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही अमित सेठ और जतिन गेडिया भी जुड़ेंगे अपने टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके बाद मार्केट आउटलुक और बजट उम्मीदों पर फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा से होगी एक खास बातचीत। तिमाही नतीजों पर बात करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के CFO सुधांशु जैन से हमारी बातचीत होगी। ये सब कुछ ही देर में शो में, और एक एक्सीडेंट ऑफ द डे CDSL, इस पर भी बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन पहले एक बार जरा मार्केट का रुख करते हैं। और निफ्टी इस समय वापस, देखिए प्रॉब्लम ये है, रैली मतलब रिकवरी आई थोड़ी सी, लेकिन अब वो वापस फेल होने के कुछ साइन दिखा रही है। और मिड कैप में तो ब्रूटल करेक्शन है। मिड कैप इंडेक्स में रत्ती भर भी रिकवरी नहीं है पूरे पहले एक घंटे के ट्रेड में, और लगातार हम लोअर लोज ही बना रहे हैं मिड कैप इंडेक्स में। कहाँ हमने 52,700 पे शुरुआत की और अब हम 52,000 तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रेश इंट्राडे लो मिड कैप इंडेक्स में एडवांस डिक्लाइन देखिए आप 1:12, मतलब एक बढ़ने वाले स्टॉक के सामने 12 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। सिर्फ 184 स्टॉक्स पूरी के पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 184 स्टॉक्स हैं जो ग्रीन में हैं, बाकी सब रेड में हैं। लॉरस लैब्स में बाय द वे अब वो टेम्प्रेरी सर्किट लगा है, 10% नीचे आकर अब वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। जी हाँ, सर्किट लग गया है यहाँ पर टेम्प्रेरी वाला, 15 मिनट का रिस्पाइट मिलता है उसमें। CDSL 9% नीचे, AU स्मॉल फाइनेंस 7% नीचे, IDFC फर्स्ट बैंक 7% नीचे, कैम 6.5% नीचे, हुडको 5% नीचे आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा ब्रेकडाउन है, काफ़ी समय से चल रहा है खैर हुडको में तो ब्रेकडाउन, आज भी ये और उस आगे बढ़ता हुआ। कल्याण ज्वेलर्स करीब 4.25% नीचे, BSC काफ़ी स्टॉक से नीचे हैं, कुछ स्टॉक से ऊपर भी हैं। बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी रैली है, DLF में अच्छी रैली है, टोरेंट फार्मा, येस बैंक, SRF, कुछ स्टॉक्स हैं। ICICI बैंक अभी भी कोशिश कर रहा है मार्केट को संभालने की, लेकिन ओवरऑल वीकनेस काफ़ी है। वीरू जी, और अनुज, मैं वाकई लॉरस को देख के या फिर पिछले सेशन में जितने भी फार्मा स्टॉक्स में पिटाई हुई देख के एक बार जब गया निफ्टी फार्मा को देखने के लिए, निफ्टी फार्मा मेरे ख्याल से मई 2023 के बाद पहली बार जाता हुआ अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी एक डिफेंसिव पॉकेट, वो भी इस वक्त पेन में। अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स लेना और कॉल्स लेना शुरू करते हैं। अपने अनुज से थोड़ी सी बाजार की अब तक की समरी को समझा, फ्रेश नज़रिया लेकर अमित सेठ और जतिन गेडिया जुड़ चुके हैं। बाकी राजेश जी और सचिन जी कार्यक्रम में पहले से मौजूद हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। क्या आप पिक कर रहे हैं आप? आपके दो लॉजिक क्या हैं इस वक्त के, क्या शॉर्ट क्या लॉन्ग? जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, आपने जिस तरह कहा कि जिस हिसाब से मार्केट है, एक लॉन्ग आइडिया रहेगा और एक शॉर्ट आइडिया रहेगा। लॉन्ग आइडिया FMCG से रहेगा डाबर। डाबर का अगर हम देखें तो कंटिन्यूसली 510 520 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इस यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया है स्टॉक ने, और कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि इस लेवल्स पे एक अच्छी बाइंग और एक्यूमुलेशन होता है इसमें। आज के सत्र में हम देखें तो कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग है, नीचे के सत्रों से, नीचे के लेवल से हमने बाइंग देखी और सारे मूविंग एवरेजेस कट कर रहा है, तो इसे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 519 का, टारगेट्स रहेंगे 540 एंड 545 के। शॉर्ट आइडिया वीरेंद्र जी रहेगा PI इंडस्ट्रीज में। कंटिन्यूसली एक वीक स्ट्रक्चर है। रिसेंटली जो हमने पुल बैक देखा वो 10 और 20 डेमा पे उसने जाके रेजिस्टेंस लिया। डेली चार्ट्स में कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, तो ये यहाँ पे वापस हम देख रहे हैं वीकनेस, और मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी नेगेटिव है। फ्यूचर्स में इसका दाम है 3435 का, 3435 रुपए का। शॉर्ट करें 3480, स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट्स रहेंगे 3375 एंड 3350 के। ओके, अमित जी के दो ट्रेड्स हो गए। जतिन, गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो दोनों ही ट्रेड्स सेल साइड की तरफ होंगे। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वीकनेस अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए सेल साइड की तरफ के ट्रेड्स देंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो ग्रैन्यूल्स में होगा। तो ग्रैन्यूल्स में हमने देखा है कि 2 वीक का एक कंसोलिडेशन हुआ था, माइनर पुल बैक हुआ था, लेकिन फिर से वो ब्रेकडाउन आया है, फ्रेश ब्रेकडाउन आया है। तो हमें लगता है कि सेल करके चला जा सकता है। 575 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और नीचे में टारगेट एक्सपेक्टेड है 535 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो हैवेल्स में रहेगा। तो हैवेल्स में हमने देखा है कि पिछले ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बना था डेली चार्ट्स के ऊपर, और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें फॉलो थ्रू दिख रहा है ऑन द डाउन साइड। हमें लगता है कि ये और भी वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1525 का, और नीचे में टारगेट रहेंगे 1440 के। ओके, चलिए आप चलते हैं सचिन के पास। सचिन, आपकी दो पिक्स इस समय की।
अनुज जी, मुझे लग रहा है थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर कंटिन्यूड रहनी चाहिए। एक लॉन्ग शॉट फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँ, दोनों स्टॉक्स ऑन द शॉर्ट साइड होंगे। एक अच्छी रिकवरी बन रही थी आईआरसीटीसी के काउंटर में, जो ऑलरेडी फेल हो चुकी है, एंड जिस तरीके से एक फ्रेश ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है वापस स्टॉक 700 के आसपास का एक स्विंग एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स आईआरसीटीसी में ऐड करने की सलाह होगी। 765 तक आप ये शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको 776 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि 1 से 2 दिनों में 700 के आसपास का एक बेस रिविजिट हो जाए। जो सेकंड स्टॉक हमारे रेडार पे है, डिस्क्लोजर हुआ कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी अभी अभी ये रिकमेंडेशन दी है। मुझे लग रहा है आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस है, एंड वहां पर एचसीएल टेक ने एक जो गैप से 1800 का लेवल तोड़ा है, वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, एंड उसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर एक थोड़ा सा कंटिन्यूड सेलिंग प्रेशर रहना चाहिए। तो 1665 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर एचसीएल टेक में अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1795 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो ये हो गए सचिन के पिक्स। राजेश जी, आपने क्या पिक किया इस समय? मनोज जी देखिए, दो कॉल रहेंगी, दोनों बाय साइड की रहेगी। फर्स्ट रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है जिस तरह से आज इसके पैटर्न उभर के आ रहा है, जहां खुला वहीं से रिकवरी और वन वे रिकवरी है, तो यहाँ पे देखिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लगता है 1260 से लेके 1280 ये एक स्विंग मिलेगा। तो आएगा तो बड़ा स्विंग ही आएगा। तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो शॉर्ट कवरिंग में पार्टिसिपेट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1215। सेकंड बाय कॉल जो रहेगा वो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि थोड़ा सा, अब जो फार्मा के बाद अगर कोई दिखता है वो है ऑटो। ऑटो में अगर मेरी नजर है तो वो है आइशर मोटर पे। परसों के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप था, थर्सडे ब्रेकआउट था, फ्राइडे फॉलोअप था, आज इनिशियल पॉज है। और ये पॉज मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी सिग्नल मिल रहा है। तो 5174 पे आइशर मोटर बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 5150 का, और टारगेट जो होगा वो हम सेट करेंगे 5250 से 5300 का। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं। इस समय इकॉनमी और बाज़ार दोनों में इस समय थोड़ी सी मुश्किलें हैं और बजट पर खास नज़र है, इसलिए हम इसे मेक और ब्रेक बजट भी कह रहे हैं। बजट से क्या उम्मीद है और मार्केट में इस समय क्या करना है? हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा जुड़ी हैं, उनसे समझते हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाज़ारों में क्या हो रहा है इस समय? इतनी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस क्यों, और क्या आपका इस समय मार्केट को लेकर आउटलुक है? गुड मॉर्निंग अनुज। वैसे मतलब जो अंडर परफॉर्मेंस या फॉल की आप बात कर रहे हैं, इतना अप्रत्याशित चीज तो नहीं है। पिछले आप 18-19 साल में देखें तो लगभग हर साल 10% से ज्यादा का करेक्शन आया ही है। मेरे ख्याल खाली 3 या 4 साल ऐसे हैं जिसमें वो नहीं हुआ, और जिसमें एक 2023 भी था। तो जो 2024 के अंत में आपने ये जो देखा, वो 2 साल के बाद आप देख रहे थे कि 10% से ज्यादा इंडेक्स गिर रहे हैं। ये बात अलग है कि आप जो एवरेज स्टॉक को देखें, मीडियन स्टॉक को देखें, तो उनका फॉल ज्यादा रहा। अभी तो मैंने एग्जैक्ट अभी तो नहीं देखा, 5-7 दिन पहले मैं देख रही थी कि इंडेक्स फॉल जहां 10-11% है, वहां जो एवरेज स्टॉक हर इंडेक्स के हैं वो कोई किसी में 25% गिरे हैं, किसी में 28%। उतना फॉल रहा है। इसीलिए शायद निवेशकों को जो दर्द महसूस हो रहा है वो इंडेक्स के फॉल में पूरी तरह से कैप्चर भी नहीं हो रहा है। जो एवरेज स्टॉक है वो ज्यादा गिरा है इंडेक्स के फॉल से। और ये बात भी, जैसा मैंने आपके चैनल पे भी कई महीनों से, मेरे ख्याल कई तिमाही गुजर गई, अब मैं ये कह रही थी कि जब मार्केट गिरेगा तो आपको ये जो एक तो जो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहा है, बहुत ज्यादा उत्साह रहा है, जहां बहुत सारे थीमेटिक फंड्स आए हैं, वहां से सतर्क रहिए और छोटे स्टॉक्स में सतर्क रहिए। ये मैंने पिछली मेरे ख्याल 2-3 बार आपके चैनल पर आकर यही कहा था कि अगर पैसा बन गया है तो प्रॉफिट बुक करिए और थोड़ा लार्जर कैप, थोड़ा स्टेडी पोर्टफोलियो में जाइए। क्योंकि ये मार्केट की नियति होती है कि जब वो गिरते हैं स्टॉक, जब दोबारा मार्केट चलती है तो वही स्टॉक नहीं चलते हैं। नहीं तो अब रिटेल का सवाल ये होगा कि चलिए ठीक है, जिन्होंने वार्निंग साइंस नहीं सुने, अब क्या करें? अब अगर पोर्टफोलियो 35-40% टूट चुका है, क्या करना चाहिए था? वो तो खैर अलग बात है, लेकिन अब क्या करें? और क्या कुछ साइंस हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा रिकवरी दिखा सकता है, थोड़ा वापस कुछ पॉजिटिविटी ला सकता है?
उसमें आपको देखना पड़ेगा स्टॉक बाय स्टॉक की आपका कौन से स्टॉक ऐसे थे जो ऊपर से गिर गए। हो सकता है 40% गिर गए हो, 50% गिर गए हो, लेकिन कोई स्टॉक जो 50% गिरता है वो और 50% भी गिर सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि वहां से वो बाउंस ही करेगा। तो जहां पर आपको वजन नहीं नजर आता है, कंपनी के फंडामेंटल्स उस तरह के नहीं हैं, तो वहां से तो निकल जाइए। अब लॉस बुक करना है तो लॉस बुक करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी भी मेरा वही कहना रहेगा कि जो लार्ज कैप मेन स्ट्रीम स्टॉक है वहां पर खतरा कम है और मार्केट से पूरी तरह निकलने का समय नहीं है, लेकिन आपको सोच समझ के निवेश करने का समय है। अब जो लॉस हो गया, जो घाटा हो गया वो तो हो गया। हम लोग चाहते नहीं है लॉस बुक करना, ये भी हमारी फितरत होती है, लेकिन वो करना पड़ता है। बहुत सारे स्टॉक हैं जो आप इतिहास में देखें जो गिरते ही चले गए हैं, जो कभी वापस ही नहीं आए। तो इसलिए कोई चीज ऊपर से 30% गिर गई है या 40% गिर गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप उसमें निवेशित रहें और फिर इंतजार करें, क्योंकि पैसा आपको उसी स्टॉक में वापस नहीं बनाने का मन रखना चाहिए। पैसा कहीं से भी आए, वो पैसे का रंग वही होता है। अच्छा मैम, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। आप हमेशा एफआईएस की टिप्पणी जब मैं आपसे पूछता हूँ तो आप उसको दरकिनार कर देती हैं हमेशा से। लेकिन एक आपसे व्यू चाहूँगा, मैक्रो फैक्टर्स कुछ जिस तरीके से ये टैरिफ वॉर के बढ़ने की आशंकाएं हैं, अब ये भारत की तरफ कब आएगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कोलंबिया की तरफ फर्स्ट स्टेप में यूएस ने रिटेलिएट किया है। इसे रिटेलिएशन ही कहेंगे आई थिंक। ये और तीव्र हो जाए, इसके कितने चांसेस लग रहे हैं आपको, और शायद इसका इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़े, इसका फियर है आपको लगता है? इसमें एक बात तो ये है कि इतने ज्यादा जितना वो कह रहे हैं उस तरह के टैरिफ वो हर तरफ बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर वो करेंगे तो जो अमेरिका की इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की दर बहुत बढ़ जाएगी। जैसा मैंने ये तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के शपथ लेने से पहले कहा था, नवंबर में ही कहा था जब उनके जीतने की खबर आई थी, कि मैंने कहा जो कह रहे हैं जो 7% टैरिफ चाइना पे और मेक्सिको और कनाडा पे टैरिफ, अगर वो सब करेंगे तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसा करने का चांस बहुत ही कम है और थोड़ा बहुत वो डराते धमकाते रहेंगे पूरी दुनिया को, ये बात तो स्पष्ट है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत कोई बहुत ज़्यादा अमेरिका को निर्यात नहीं करता है। तो आप जो अगर बोले कि पॉलिसी साइड से कौन सा सेक्टर थोड़ा वनरेबल है, तो आईटी सर्विसेज ही है। बाकी तो कोई, हम लोग गुड्स तो इतने करते ही नहीं है निर्यात अमेरिका को कि हम लोग को उसका बहुत खतरा हो। ये जरूर है कि बीच में जैसे भारत बहुत सारी चीजों पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने लगा था, शायद उस तरह की चीजें भी कम हो जाएंगी। ओके अच्छा मैम, वही पहला प्रश्न दोबारा पूछूंगा। एफआईआईस ये लिक्विडेशन जिस प्रकार की इमर्जिंग मार्केट्स में हमारी प्लेसमेंट है इस वक्त, या फिर जिस प्रकार की हमारी अर्निंग्स रही, ऐसा लग रहा है कि एफआईआईस की रोज़ की एक ईएमआई बन गई है। मतलब एग्जिट रेशो उन्होंने तय कर लिया, भाई रोज़ 4,000 करोड़ रुपए बेचेंगे, 5,000 करोड़ रुपए पाएंगे। ये प्रेशर कब तक फील करेंगे हम? जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि वो चीज का बहुत कोरिलेशन नहीं रहा है बाजार से। वो जरूर है कि कई बार होता है दोनों चीजें एक साथ हुई, लेकिन ऐसा भी समय होता है जब दोनों चीजें साथ में नहीं भी होती है। तो आप डेटा देखें तो बहुत कोरिलेशन नहीं है। अब वो बहुत हद तक पूरे विश्व में क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी ये जरूर है कि इंडिया पे इमर्जिंग मार्केट के अंदर भी एफआईआई ज्यादा अंडरवेट है। तो वो स्थिति तो है। अभी एशिया में अभी भी जो कंसंट्रेशन है वो जापान जैसी मार्केट्स पे ज्यादा है और भारत पे शायद कम है। बट उसपे बहुत ज्यादा उस चीज को देखने का, उस पर चिंता करने का बहुत फायदा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा हमारी कंपनीज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे यहाँ अर्निंग्स, उसमें क्या हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, बजट से कुछ उम्मीद रखें या बिल्कुल बिल्कुल नॉन इवेंट मान के चलें उसको? मेरे हिसाब से तो नॉन इवेंट ही मान के चलिए। मैं वैसे भी बजट से पहले और बजट के दिन अधिकतर मीडिया में आती नहीं हूँ। इस बार भी सबको नहीं बोला है बजट के दिन भी आने के लिए।
तो मेरी जो उम्मीदें बजट से रहती हैं वो शायद बाजार के बाकी लोगों से थोड़ा भिन्न रहती है। सबका कंसंट्रेशन रहता है पार्ट बी बजट का जिसमें टैक्सेस होते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जहां सरकार को काम करना चाहिए जिसका शायद नतीजा 1 साल के अंदर नहीं आता, बहुत वर्ष लगते हैं। लेकिन आपको जो सरकार को करना चाहिए वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये तीनों चीज़ों पर, क्योंकि उसी से अल्टीमेटली आपका जो आप थोड़ा लंबे समय के लिए देखें तो अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर है, कंजम्पशन उसी पर निर्भर है। इसलिए कंपनीज़ के नतीजे भी कुछ हद तक उस पर ही निर्भर है। तो वो एरियाज़ हैं जहाँ अभी भी भारत बहुत पिछड़ा हुआ है और अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम नहीं करेंगे तो रोज़गार के लायक आपकी पीढ़ी ही तैयार नहीं होगी। बिल्कुल। तो देवीना जी, इस समय अगर किसी को फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना हो तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ डालें? आई नो आप मोर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखती हैं, लेकिन कोई जी। पर्टिकुलर थीम जो आपको सबसे अच्छी लग रही हो? हाँ, मतलब पर्टिकुलर स्टॉक्स तो रखते हैं और उसके कारण थीम एक तरह से निकल के आती है। तो मैं आज की डेट पे देखूँ तो हमारे पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा ओवरवेट जो है वो फार्मा है। फार्मा हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर में भी कुछ हम लोगों ने एग्ज़िट भी किया है, लेकिन फार्मा अभी भी बहुत ओवरवेट है। ऑटो थोड़ा बहुत ओवरवेट होगा, आईटी ओवरवेट है। और उसके अलावा केमिकल्स में भी थोड़ा ओवरवेट हो गया है, पर वो वो स्टॉक स्पेसिफिक है बिकॉज़ केमिकल बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत सारी छोटी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी कंपनीज़ नहीं है। इसी के कारण इंडेक्स में वेट केमिकल्स का काफ़ी कम है, पर कंपनीज़ बहुत सारी हैं, तो उसमें कुछ कंपनीज़ उभर के आई हैं। एफएमसीजी में ज़रा-सा ओवरवेट है, तो लगभग ये हमारा होगा। इस बार इस रीबैलेंस में अभी भी हम लोग बहुत अंडरवेट हैं बैंक्स में, लेकिन थोड़ा बहुत बैंक में बढ़ाया है वेटेज। बैंक से वेटेज बढ़ा है। अच्छा मैम, ये जो प्राइस डैमेज कैपिटल गुड्स में हुआ है, अब कैपिटल गुड्स पे मेरा प्रश्न लाजमी है कि बजट से पहले काफ़ी करूंगा भी। वित्त मंत्री क्या करती हैं रिगार्डिंग कैपेक्स एक्सपेंडिचर, बट यहाँ पे कुछ आप लोगों ने हंटिंग की है क्या कैपिटल गुड्स में? आई मीन जिस प्रकार का प्राइस डैमेज एल&टी, सिमेंस, एबीबी और कमिंस में हुआ है उसके बाद? एक्चुअली इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रियल मशीनरी जो सेक्टर था, वहाँ हम लोग ओवरवेट बहुत पहले से थे। अधिकतर फंड मैनेजर को ये थीम समझ में आई 2023 में। हम अक्टूबर 2021 से इसमें ओवरवेट थे। हमारे सिस्टम से दिखाया था कि ये सेक्टर अच्छा करेगा और 3 साल तक हम लोग ओवरवेट थे। पिछली तिमाही में अक्टूबर में हम इसमें अंडरवेट हो गए 3 साल ओवरवेट होने के बाद। लेकिन इस बार जैसा कि आपने कहा कि वो प्राइस चेंजेस के बाद अब फिर से कुछ स्टॉक्स उसमें वापस आए हैं। तो थोड़े हम लोगों ने फिर ऐड किए हैं, थोड़ा बहुत अब स्लाइटली ओवरवेट हो गए हैं फिर से। ऑल राइट देवीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर बात करेंगे आपसे अगले कुछ हफ्तों बाद कुछ और मार्केट टॉपिक्स पर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजों की। तीसरी तिमाही में बैंक के नतीजे कमज़ोर रहे हैं। मुनाफा 53% घटा है। ब्याज से कमाई में हालांकि थोड़ी सी ग्रोथ आई है। हमारे साथ बैंक के सीएफओ सुधांशु जैन जुड़े हैं। सुधांशु जी, गुड मॉर्निंग। सुधांशु जी, आज बाज़ार में ना काफ़ी एक्सीडेंट्स हैं माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में, और आपका एमएफआई बुक काफ़ी बड़ी है, काफ़ी एक्सपोजर है। यहाँ पर बताइए आप क्या हो क्या रहा है इस समय? कितने समय तक ये रहेगी एमएफआई में पेन? सो एमएफआई बुक में स्ट्रेस क्लियरली दिख रहा है अभी मार्केट में। इसलिए हमने क्या किया है, लास्ट 1-2 क्वार्टर में इस बुक को हम कंटिन्यूसली गिराते जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे हमारा पीक एक्सपोजर एमएफआई में 1-1.5 साल पहले ऑलमोस्ट 7% था। ये एक्सपोजर अभी घट के 4.8% हो गया है। हमारा अनुमान है, क्योंकि हमने डिसबर्समेंट स्लो डाउन कर दिया है। रीपेमेंट्स एक हो रहे हैं, लेकिन हमने डिसबर्समेंट्स काफी स्लो डाउन कर दिए। हमने एक नया स्कोर कार्ड डाला है, एमफिन नए गाइडलाइंस लेके आया है जिसको हमने अडॉप्ट किया है, तो उसके चलते डिसबर्समेंट्स काफी स्लो डाउन हो गए हैं। तो हमारा अनुमान है कि ये बुक 4% हो जाएगी बाय एंड ऑफ दिस ईयर, और नेक्स्ट ईयर ये घट के और 3.5% हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें हमारी प्रोविजनिंग देखें तो हमने काफी कंजर्वेटिव प्रोविजनिंग नॉर्म्स लिए हुए हैं। हमने एनपीए पे तो 75% प्रोविजन कवर रखा ही है। इसके अलावा हमने एसएमए 1 एंड एसएमए 2 बुक पे भी हमारा ऑलमोस्ट 70% का कवर है। तो जिसमें हमने लास्ट क्वार्टर में 315 करोड़ एडिशनल प्रोविजन किया था, इस क्वार्टर में हमने उसको कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया है।
तो क्लियरली ये सेक्टर में पेन है, बट हमारा एट द सेम टाइम ये अनुमान है कि ये पेन Q4 तक पीक हो जाएगा इस साल, एंड अगले क्वार्टर Q1 में क्रेडिट कॉस्ट Q4 से लेस होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो ये पेन हमें ट्रांजिएंट लग रहा है। ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट हमारी टॉप लाइन पे भी आया बिकॉज हमने बुक स्लो कर दी है, प्रोविजन पे बढ़ के आए हैं, बट एमएफआई में पेन है। बट अगर हम बाद में बाकी सब बुक्स की बात करें तो वो काफी स्टेबल है। नहीं ठीक है, वो बाकी बुक आपके स्टेबल, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब आपने कहा कि ये ट्रांजिएंट है, लेकिन और कितने क्वार्टर तक, मेरा सवाल ये है कि और कितने क्वार्टर तक हमको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ना सिर्फ आपके नंबर्स पर बट इन जनरल इकोनॉमी में भी? काफी यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है 1 से 2 क्वार्टर और लग सकते हैं इसको थोड़ा सेटल डाउन होने में। उसके बाद क्योंकि बल्क ऑफ द पेन आ चुका है ऑलरेडी या आ रहा है, और या 1-2 क्वार्टर में आ जाएगा ये पेन, जैसे मैंने कहा रिफ्लेक्ट करेगा हमारे क्रेडिट कॉस्ट पे। आज की तारीख में हमारा अनुमान है कि ये पेन कम होते जाएगा, बट 1-2 क्वार्टर तक ये पेन रह सकता है। तो हमें थोड़ा इसमें हम कॉशियस है, हम इसको वेरी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। सुधांशु जी, ये जो आपके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 6.04% तक, इसके पीछे कारण क्या रहा है? आई थिंक फंडिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, और या फिर यह जो आपने एमएफआई पे अपने आप को थोड़ा टोन डाउन कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या कारण रहा है इसके पीछे, और ये मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी आपको अगले 1-2 क्वार्टर्स में लग क्या रही है? तो यहाँ पे भी अगर सबसे पहले मैं अगर कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करूं, आप अगर हमारे लास्ट 3 क्वार्टर के नंबर देखें तो काफी स्टेबल रही है, 6.38% रही है। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी काफी स्टेबल रही है, विच आल्सो इंक्लूड्स बोरोइंग्स, वो 6.46 से 6.48 तक रही है। इस क्वार्टर में 2-3 बिप्स बढ़ी थी बिकॉज सिस्टम लिक्विडिटी काफी टाइट रही है इस क्वार्टर में। तो ये मेन कारण नहीं है मार्जिन डिक्रीज होने का, बट इसका कारण मेन है, 2 कारण है प्राइमरीली। एक है कि एमएफआई बुक हमारी काफी गिरी है इस क्वार्टर में, जो मैंने पहले भी कहा। एवरेज बुक ऑलमोस्ट 11-12% डाउन है, 10% डाउन है इस क्वार्टर में, तो उसके कारण निम पे इम्पैक्ट है कुछ 5 से 6 बेसिस पॉइंट्स। सेकेंड, एज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी लास्ट 2 क्वार्टर में हमने होलसेल बुक बढ़ा दी है, तो वो एवरेजेस भी इस क्वार्टर में करीबन 10-11% बढ़े हैं। तो होलसेल की बुक की यील्ड कम होती है तो निम थोड़ा डाइल्यूटिव होता है, बट आरओए उसका काफी एक्रेटिव रहता है। तो ये कॉन्शियस स्ट्रैटेजी है, तो ये 2 के कारण निम कंप्रेशन हुआ है लार्जली। एंड आगे आपका क्वेश्चन था कि आगे हमारा क्या अंदाजा है। हमें लगता है रेंज बाउंड रहेगी, थोड़ा प्रेशर आ सकता है। अगेन अपने को देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे मूव होते हैं। अगर रेपो रेट कट होता है तो वहां पे मैं एक डेटा देना चाहूंगा कि हमारी 62% ऑफ द बुक फिक्स्ड है एंड रेस्ट बुक फ्लोटिंग है। तो इनिशियली अगर रेट कट्स होते हैं थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, बट उसके बाद अगर फंडिंग कॉस्ट जैसे जैसे कम होती जाएंगी तो हमारा निम स्टेबलाइज हो जाएगा। तो निम मुझे लगता है काफी रेंज बाउंड रहेगा यहाँ से। ओके, अच्छा सुधांशु जी, सिंस हम सभी एक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, और वो हमने जितने भी बैंकों के नंबर्स देखे उसमें एसेट क्वालिटी में डाउन टिक्स तो हैं ही। आपकी ग्रॉस एनपीएस 1.94%, आपकी नेट एनपीएस 0.52%, दोनों ही बढ़े हैं यहाँ पर। इसमें स्थिरता कब तक आएगी, या फिर कंसिडरिंग स्पेशली द पेन इन एमएफआई, ये 1-2 क्वार्टर्स में इसमें राइजिंग टिक्स होंगे, या फिर आप मानते कब है, कब तक स्टेबलाइज होगा ये आप ट्रेंड ये एनपीएस का? तो अगेन यहाँ पे भी एमएफआई का इम्पैक्ट है। अगर हम एमएफआई छोड़ के देखें तो हमारा एनपीए रेशियो इनफैक्ट कम हुआ है, 1.88% था प्रीवियस क्वार्टर में और अभी 1.81% हो गया है। अगर आप स्लिपेजेस भी देखें, ग्रॉस स्लिपेजेस, तो इस क्वार्टर में हमारे ग्रॉस स्लिपेजेस 2190 करोड़ थे, जो प्रीवियस क्वार्टर से करीबन 160 करोड़ बढ़े। यहाँ पे भी स्लिपेजेस लार्जली एमएफआई से बढ़े, जो कि अबाउट 140 करोड़ थे। सो पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सक्लूडिंग एमएफआई बाकी बुक काफी स्टेबल है। हमने एसएमए नंबर्स दिए हैं, हमने एनपीए नंबर्स दिए हैं अक्रॉस प्रोडक्ट क्लासेस। अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स, व्हील्स, होम लोन, सब जगह एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है, क्रेडिट कॉस्ट काफी स्टेबल है, और रेस्ट ऑफ द एमएफआई बुक खाली 1.8% आ रहा है, काफी स्टेबल है, कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। एमएफआई में पेन है, जो मैंने कहा कि हम काफी वॉचफुल है, बट हमें लगता है कि ये पेन सबसाइड होना चाहिए आगे जाके। Q4 में थोड़ा पीक हो सकता है, बट उसके बाद थोड़ा सबसाइड होना चाहिए। सुधांशु जी बहुत बहुत उसके बाद शुक्रिया। ये सब एनपीए रेशियोज में भी थोड़ी स्थिरता आएगी, मेरा हमारा ये। ओके सुधांशु जी, सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए।
मार्केट डे लो पर आया, निफ्टी करीब 200 पॉइंट फिसला, लेकिन अब आप लेकर आइए एक बार स्मॉल कैप इंडेक्स जरा स्क्रीन पर। स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे है। जी हाँ, इंडेक्स 4% नीचे, आपको 4.5 हो गया अब ऑलमोस्ट। और एडवांस डिक्लाइन 1:14, एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 14 गिरने वाले शेयर, कुल मिलाकर सिर्फ 168 शेयर बढ़ने वाले। बहुत पेनफुल मार्केट। उन्हीं में से एक स्टॉक जो आज काफ़ी पेन में है वो है CDSL। क्या सख्त नियमों का जो ट्रेडिंग के नियम है उनका असर CDSL पर भी देखने को मिल रहा है? इस पर बात करते हैं और मिताली से जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इतने ख़राब नंबर्स आए। मिताली, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। तो इस तिमाही के रिजल्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू में 17% की गिरावट देखने को मिली है और रेवेन्यू 298 करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड हुआ है। प्रॉफिट में भी 20% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले तिमाही में जहाँ 162 करोड़ का पैट था वो घटकर अभी 130 करोड़ पर ही देखने को मिला है। तो Q3 के नतीजे काफ़ी इस बार निराशाजनक आए हैं। इनकी ऑपरेटिंग नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांजैक्शन चार्जेस से होने वाली कमाई में हमें गिरावट देखने को मिली है। ट्रांजैक्शन चार्जेस से जो इनकम है वो पिछले तिमाही में जहाँ 83 करोड़ थी वो इस बार 29% गिरकर 59 करोड़ पर ही देखने को मिली है। ऑनलाइन डेटा चार्जेस से होने वाली इनकम में भी हमें 23% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है और 51 करोड़ पे यहाँ ये रिकॉर्ड होती नजर आई। डीमैट कस्टडी जो है वो 78 लाख करोड़ से घटकर इस तिमाही में 75 लाख करोड़ ही रह गई है और नेट डीमैट अकाउंट्स जो पिछले क्वार्टर में 1.18 करोड़ रिकॉर्ड हुए थे इस बार सिर्फ 92 लाख ही देखने को मिले हैं। साथ ही कंपनी का जो IT खर्च है वो भी 24 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये सारे जो नंबर्स है इससे इन्वेस्टर्स काफ़ी सेंटिमेंटल लो पे दिखे और आज काफ़ी नीचे दिख रहा है आज CDSL का ये स्टॉक सर। बिल्कुल, शुक्रिया मिताली। तो ये समय CDSL आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। और चलिए वीरू, आज एक्चुअली एक ही नहीं एक्सीडेंट, आज काफ़ी एक्सीडेंट्स हैं, एक के बाद एक सबका नंबर लगा आज। लॉरस लैब्स देखिए अब ऑलमोस्ट 15%, कैम 7%, सभी में भारी गिरावट है। और मार्केट भी वीरू अब लग रहा है कि ये जो हफ्ता लंबा चलने वाला है दिक्कत आएगी थोड़ी सी। दिक्कत आएगी। और आप एक्सीडेंट ऑफ द डे कह रहे हैं। सुबह सुबह आशीष और मैं बात यही कर रहे थे अनुज, 9:15 से लेकर 10 बजे तक अपना खेल लो, टेक्निकल फंडामेंटल जितना खेलना है। 10 बजे से FIs की सेलिंग शुरू, अब वो पूरा प्रकोप जारी है अनुज। एक बार फिर से मार्केट सेट ले लो, मार्केट सेट ले लो। खैर चलिए, अब ये दुविधा थोड़ी सी आगे किसी और को सौंप देते हैं, श्रेया और कंचन, और ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके आपके कोई भी सवाल अगर हैं तो पूछ सकते हैं आप छोटे से एक ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन में। तब तक के लिए नमस्कार।